बात आपको मालूम है? प्रशांत, तुझे नहीं मालूम तो सुन ले। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। तो उसमें बोला गया था कि उनका जो पूरा आश्रम है वो एलिफेंट कॉरिडोर पे बनाया गया है। ये सोवियत रसिया के एजेंट थे। अपनी बच्चियाँ जो है उनके रीढ़ की हड्डी दिखे उस तरीके से उनका टॉप निकाल कर जो चीज़ें हैं वो की जाती है। इसीलिए अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है बाहर से, चाहे वो मुगल्स हो चाहे ब्रिटिश हो, तो वो अच्छे लोग। एक तो ये बोलते हैं कि राम मंदिर क्यों बना, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल जो है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए थे। वो स्पिरिचुअल गुरु है, वो अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल इस तरह हॉस्पिटल बना रहा है तो बोलते हैं, खुद तो प्रीच करते हैं कि भाई हम ऐसे ही ठीक कर देंगे तो कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत क्या है। आसाराम बापू के हम जब छोटे थे तो आपने देखा होगा कि कितने कम पैसे में उनके रजिस्टर्स वगैरह मिलते थे। कि प्रोपोगंडा में बैठता है इसलिए आप गंगा नदी पोल्यूट हुई है उस पर बना रहे हो। आप यमुना नदी पे आपने पिछले 10 साल से वीडियो नहीं बनाया। ऑपरेस्ट या फिर ऑपरेसर, बस इसमें इनकी आइडियोलॉजी फंसी हुई है। ये मोदी मतलब मोदी ट्रम्प के साइड है ना, ट्रम्प को गाले दो। अच्छा, मोदी यूक्रेन वाले ने मोदी को बुरा बोला ना, हाँ हम यूक्रेन के साइड है। अब कल यूक्रेन अगर तारीफ कर दे मोदी की, यूक्रेन वाला बुरा हो जाएगा। वही अभी रिसेंट टाइम्स में हमको देखने को मिल रहा है कि जो सदगुरु है उनके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी अटैक जो है वो शुरू हुए हैं, मतलब काफ़ी समय से अटैक जो है उन पर कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर हम 2021 की बात करें तो उसमें बोला गया था कि उनका जो पूरा आश्रम है वो एलिफेंट कॉरिडोर पर बनाया गया है, जबकि आरटीआई के तहत बाद में पता चला कि कोयम्बतूर में कोई एलिफेंट कॉरिडोर ही नहीं है। बाद में उनका ये बोला गया कि जो ज़मीन है वो ट्राइबल लैंड जो है उस पर ली गई है, मतलब ट्राइबल लैंड से छीनी गई है इस तरीके से। लेकिन बाद में पता चला कि भाई रेवेन्यू लैंड है, कोई भी ट्राइबल लैंड जो उसमें ग्रास्प नहीं की गई थी। फिर अभी मतलब ये तो ठीक है 2021-22 की बातें हैं, लेकिन अगर हम 2024 की भी बात करें अभी अक्टूबर की, तो उसमें एक फादर ने सुप्रीम कोर्ट में हीबियस कॉर्पस हम सभी को पता है कि भाई वो रिट पिटिशन होती है, मतलब फंडामेंटल राइट अगर हमारा वायलेट होता है तो हीबियस कॉर्पस जो है वो डाली जाती है। तो ये जो रिट पिटिशन है इसके तहत उन्होंने बोला था कि मेरे जो बच्चियां हैं, डॉटर है, 2 डॉटर, उनका ब्रेन वॉश किया गया और उनको वहाँ पर रखा गया है। और उनकी जो एज है वो 39-41 देखने को मिलती है उन बच्चियों की एज। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया कि भाई वो इतने मैच्योर्ड है कि वो अपने हिसाब से कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है वो देख सकता है। अभी हाल ही में अगर रिसेंट टाइम में देखा जाए तो अगेन महाशिवरात्रि आ रही थी, उससे जस्ट पहले अगेन जो श्याम सिंह है उसके द्वारा अटैक जो है वो किया गया। उसने कहा कि भाई जो वहाँ पर लड़कियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ भी नहीं बच्चियाँ जो है, उनके रीढ़ की हड्डी दिखे उस तरीके से उनका टॉप निकाल कर जो चीज़ें हैं वो की जाती है। अब हालांकि अगर देखा जाए तो उन्होंने जो भी कहा, जो भी उन्होंने मेल्स जो है भाई, मतलब बहुत, एक तो पता है क्या इन लोगों का ना, ये जो लेफ्ट लिबरल्स देखने को मिलते हैं, ध्रुव राठी हो गए, श्याम हो गए, ये बेसिकली जब वीडियो बनाते हैं ऐसे दिखाते हैं कितना बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया, कितनी बड़ी कोई चीज़ उन्होंने कर दी। मतलब ईमेल्स उन्होंने दिखाए और ईमेल अगर आप देखोगे वो तो इतनी खामियां हैं ईमेल में। जैसे उसमें लड़कियों के बारे में बोला गया कि भाई वो मतलब सूर्य कुंड जो होता है उसमें स्नान करती है। एक्चुअल में देखने को मिलता है कि भाई सूर्य कुंड में स्नान करती नहीं है लड़कियां, वो लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए चंद्रकुंड है। हाँ, देन जो पूरा मेल है उसमें इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, फॉन्ट चेंज हो रहे हैं, है ना। अब जो मेन चीज़ जो मतलब बेसिकली एक बहुत दिमाग में कईयों के आती होगी, और जैसे कि हम ये जो सीरीज़ चला रहे हैं कि भाई वाई लेफ्ट मतलब सपोर्ट मुस्लिम्स, वाई लेफ्ट ग्लोरीफाई मुगल्स, तो उसी लीग में ये भी एक हमारा वीडियो जो है वो देखने को मिलता है कि जो मतलब लेफ्ट लिबरल्स हैं इनके द्वारा हमेशा जो हिंदू गुरुज हैं उन पर अटैक किया जाता है कि ये ढोंगी है। अक्सर आपने देखा होगा ध्रुव राठी जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, उन पर ढोंगी जो है वो कह देते हैं। कई मतलब ऐसे कई सारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो हिंदू गुरुज हैं, उन पर ढोंगी का ठप्पा जो है वो लगा दिया जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम देखें जो पास्टर बलजिंदर सिंह है उन पर अभी मतलब आज की अगर मैं बात करूं तो एफआईआर जो है फिर से काफ़ी सारी एफआईआर उन पर ऑलरेडी है। अगेन एक एफआईआर जो है दाखिल की गई है। जो लेडी है उन्होंने एफआईआर दाखिल किया है कि भाई मेरे जो हरासमेंट है वो किया जाता था। ये सारी एफआईआर उन पर होती है। लेकिन पूरे ट्वीट मैंने छान मारे ध्रुव राठी के, ये श्याम सिंह के, कहीं पर भी इनका जिक्र भी नहीं है, इनका नाम भी नहीं लिया गया है।
लेकिन अगर आप देखोगे सदगुरु तो भाई मल्टीपल ट्वीट्स देखने को मिलते हैं। इन्होंने तो शाम जो है उन्होंने जब ये सो कॉल्ड खुलासा किया उसी को ट्वीट करते हुए ध्रुव राठी ने भी वो शेयर किया। इनका एक ये भी है ना इकोसिस्टम कि भाई शेयर कर दो जितना शेयर हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही आता है कि ऐसा क्यों है कि मतलब एक ये भी पर्सपेक्टिव निकलता है क्या ये सिर्फ हिंदू गुरुज को टारगेट कर रहे हैं या ओवरऑल हिंदू इकोसिस्टम जो बिल्डअप हो रही है उसको टारगेट किया जा रहा है। रिसेंटली अभी सुधांशु त्रिवेदी जी की मैं एक डिबेट देख रहा था। उन्होंने एक केजीबी एजेंट को मेंशन किया जिनका नाम है यूरी बेजमेनोव, और ये सोवियत रसिया के एजेंट थे। इन्होंने बताया था कि कैसे कम्युनिस्ट टेक ओवर होता है किसी भी देश पे। तो उन्होंने ऐसे 4 फैसेट्स बताया कि किस तरीके से टेक ओवर होता है। इसमें से सबसे पहला आता है डिमोरलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन और फिर इवेंचुअली जाके नॉर्मलाइजेशन। लेकिन हमारा जो है पार्ट है ये डिमोरलाइजेशन पे ही हम फोकस रखेंगे। हम हिंदुओं को ऐसा दिखाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर राज किए गए, तुम्हारे ऊपर अत्याचार, जो आया उसने तुमको हरा दिया, तुम कास्ट सिस्टम में फंसे थे, तुम सती प्रथा करते थे और तुम उसके बाद में तुम आपस में भी लड़ते ही रहते थे। मतलब तुम्हारे एक भी अच्छी चीज़ तुम्हारे में नहीं थी। और जब हमें कोई दिखता रहे चलो अब गुप्ता डायनेस्टी है जिसको गोल्डन एज कहा गया है, मतलब वेस्टर्न ऑथर्स ने कहा कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे साइंस मैथमेटिक्स सब कुछ प्रोग्रेस हुआ था। और जब हम उसको देखते कि चलो अभी गुप्ता एज आए, अभी कुछ अच्छे बात बोलेंगे, तो नहीं, वो तो बस इन्फ्लुएंस ही था, वो तो बस वॉर मॉन्गर था और इकोनॉमी डाउन साइड जा रही थी, गोल्ड कॉइन्स की क्वालिटी घट रही थी। लेकिन वो ये नहीं देखते कि गोल्ड कॉइन्स की क्वांटिटी बढ़ रही थी, बिकॉज ट्रेड फ्लरिश हो रहा था, इसलिए क्वालिटी को थोड़ा बहुत उन्होंने साइडलाइन करके क्वांटिटी बढ़ाना स्टार्ट किया। तो खैर ये हमें बताया जाता है कि यू आर नो गुड आपके ऊपर, एंड इसीलिए अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है बाहर से, चाहे वो मुगल्स हो चाहे ब्रिटिश हो, तो वो अच्छे लोग थे। तो उसने एक्चुअली इन डिसगाइज, दैट वाज अ ब्लेजिंग इन डिसगाइज। अगर हम सदगुरु जी की बात करें टू बी पर्टिकुलर, तो सदगुरु जी तमिलनाडु में बेस्ड है। और आपको पता है कि साउथ में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का और द्रविडियन जो आइडियोलॉजी उसका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जब हम देखते हैं कि ब्रिटिश की एक नीति रही है डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड एंड रूल की जब हम बात करते थे तो सिर्फ 2 रिलीजन्स को नहीं लड़ा रहे थे, वो रीजन्स की भी बात कर रहे थे। और उसके बाद में जो हिंदूज़ है, हिंदूज़ को वो यूनाइट नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए तो फिर हमने देखा था कि कैसे 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है। और जब फिर क्यों आता है, क्योंकि तब जो राम जन्मभूमि की जो यात्रा थी, वो रथ यात्रा, उसको काफ़ी रिस्पॉन्स मिला था, तो वो हिंदुओं को फिर से बांटना चाहते थे। तो ये ब्रिटिश टाइम्स से चलते आया है। एंड दैट इज़ वाई हिंदुओं में बताया गया कि कास्ट सिस्टम्स थी, ये था वो था, तो आप बटो, आप में इतने कास्ट थे, इतनी क्लासेस थी, इतने क्लासेस बता दिए गए। तो एक तो ऑथर ने ऐसा कहा है कि ये जो इतने सारे कास्ट, इतने सारे क्लासेस गिनाए गए हैं, ये एक्चुअली थे भी नहीं। मतलब किसी को भी, जैसे एक स्पेसिफिक जाति है, उसको मध्य प्रदेश में किसी और नाम से जाना जाता था, और जो ऑयल मर्चेंट्स थे, और राजस्थान में किसी और नाम से जाना जाता था। एसेंशियली वो सेम ही थी, महाराष्ट्र में भी एक, लेकिन उनको फिर अलग अलग कास्ट कर दिया गया। तो जानबूझ के कास्ट बढ़ाई गई। तो कहीं ना कहीं यूनिटी जो थी वो हमारी रहने नहीं देना चाहते थे, किसी भी ग्रुप में वो रखना नहीं चाहते। तो जो डाइवर्सिटी थी, उस डाइवर्सिटी को भी टारगेट किया कि आप में डिफरेंसेस है, डिस्टिंक्शंस है, आप ऐसे रह ही नहीं सकते। इस पर्टिकुलर केस में जब हम बात करते हैं कि साउथ में जब केरला में 1920s के बाद में वो एक जो ट्रैवनकोर है, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ट्रैवनकोर, वो काफ़ी अच्छा कर रहा था। इट वाज अमंग द रिचेस्ट प्रिंसिपैलिटीज़ जो थी उस समय। और यहाँ पे जो था टी एक्सपोर्ट हो रहा था, रबर एक्सपोर्ट हो रहा था, इतना एक्सपोर्ट हो रहा था कि मिलियंस में एक्सपोर्ट हो रहा था। इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे कि हर किसी के साथ में जिसके साथ ये ट्रेड कर रहे थे, तो ट्रेड डेफिसिट हमारे साइड होता था। मतलब हम सरप्लस में ट्रेड करते थे। ट्रैवनकोर ट्रेड सरप्लस मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और इंपोर्ट जो है वो हम कम करते हैं, तो ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है, और जो इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जैसे
ये ब्रिटिश आए हमारे यहाँ पे, और ब्रिटिश आने के बाद इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने जो हमारी फूड, जो हम सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस या फिर फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते थे जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन हमेशा हाई रहता था, क्योंकि नदियों की वगैरह तो हमारी कमी नहीं थी और मॉनसून जैसा क्लाइमेट पैटर्न होने के कारण हमें फूड की उतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी। लेकिन जब ये देखा गया कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास हम सब कैश प्रोडक्ट्स जो कमर्शियल क्रॉप्स है उनका ही कर रहे थे, और जब हम देख रहे थे कि हमें अभी राइस की ज़रूरत है तो हम राइस कहाँ से ले रहे थे, हम राइस ले रहे थे म्यांमार से। लेकिन फिर 1940s में जापान इन्वेड कर देता है, म्यांमार को कैप्चर कर लेता है, और जापान ने कैप्चर कर लेने के बाद में हमें राइस कौन देगा, अब राइस तो था ही नहीं। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो राइस के रिजर्व्स थे, क्योंकि बंगाल में रिसेंटली एक फैमाइन हुई थी, कई बार हुई थी, तो उन्होंने सारे जो राइस के रिसोर्सेस हैं वो पर्टिकुलरली बंगाल को अलॉट कर दिए। और जब दिख रहा था इनको कि ट्रैवनकोर में भी बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है फूड का, फिर भी वहाँ पे दिया नहीं, और फिर इवेंचुअली क्या होता है कि ट्रैवनकोर में भी, केरला में भी फैमाइन आ जाती है, 90,000 लोगों की जान चली जाती है। ये पर्टिकुलर केस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ही वहाँ पे जो कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई, और कम्युनिस्ट जो थे उन लोगों ने उस समय ये किया कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में नहीं हो, इसलिए आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे आपके रिलीजन के वजह से। अब जितने भी प्रॉब्लम्स आपको अपने पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में दिखते हैं वो सिर्फ सुपरस्टिशंस, रिलीजन के कारण है। तो क्या यही नैरेटिव हमें आजकल देखने को नहीं मिलता? तो इसीलिए जो यूरी बेजमेनॉव ने कहा था कि डिमोरलाइजेशन मतलब आप अपने ही पास्ट को, अपनी ही आइडेंटिटी को आप सस्पिशन से देखना स्टार्ट करो, आप अपने बारे में घिन, खुद को गालियां देने लगो कि यार हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमने कुछ साइंटिफिक इनोवेशन किया, ना हमने कोई कभी वॉर जीता, ना हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ है, ना हम अपनी रक्षा कर पाए, हम बस सुपरस्टिशियस वाले लोग हैं। मतलब कई जगहों पर जैसे हमारे रिलीजन में से इतनी खामियां हैं बता दो कि हमें हमारे रिलीजन पे गर्व महसूस ही ना हो, राइट, जिससे कि हम जो अल्टरनेटिव है वो ढूंढने पर मजबूर हो जाए। और यहाँ पे सिर्फ रिलीजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी एज अ होल, हम जो एज अ ट्रेडिशन यहाँ पे रहते थे, बिकॉज ऐसी कोई स्पेसिफिक रिलीजन नाम की कंसेप्ट इंडिया में थी नहीं कि हाँ भाई तू है मेरे धर्म का है, तू दूसरे धर्म का है तो तू मर जाए, ऐसा था नहीं। हम देख रहे कि कितनी सारे आइडियोलॉजीज, कितने सारे फिलोसॉफीज साथ में कोएग्जिस्ट करती थी, एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझती थी, और कई बार तो ये होता था कि ये प्रोफेसर उस दूसरी फील्ड में जा रहा है अपनी एक लाइफ टाइम में। फॉर एग्जांपल जो आजीविका के फाउंडर थे मक्काली घोषाल, वो पहले भगवान महावीर के साथ में थे और फिर बाद में उन्होंने आजीविक सेक्ट फाउंड किया। तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा बताया गया कि आप एज अ कल्चरल आइडेंटिटी, आप पहले तो आप हो ही नहीं, आपके ऊपर आर्यंस ने इन्वेट किया, मतलब यही डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि फिर वो द्रविडियन थ्योरी वहाँ पे आई, फिर उस थ्योरी को पोस्टुलेट करना स्टार्ट किया, फिर इस थ्योरी को प्रोपोगेट करने के लिए कुछ सोशल रिफॉर्मर्स को भी प्रमोट किया गया। जैसे आपने देखा होगा राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने सती की तो भर भर के बात की, लेकिन क्या आपने कभी विच हंटिंग की बात उनसे सुनी है? नहीं सुनी है, क्योंकि उस समय पे 16,000, जब राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे 16 to 20,000 विच हंटिंग की केसेस ब्रिटेन में हो रही थी। लेकिन ये चीज़ें हमें किताबों में पढ़ाई नहीं गई कि सिर्फ हम ही ऐसे नहीं थे, हर सोसाइटी के कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। और हमें फिर कास्ट सिस्टम बताई जाती है, स्लेवरी की जो खरीदा बेचा जाता जो इस्लामिक वर्ल्ड में, उसकी बात नहीं की गई। और हमने देखा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो गर्ल्स की बात की गई, गर्ल्स एजुकेशन की, तो मुस्लिम गर्ल्स के की राइट्स के वहाँ पे बात नहीं की गई थी, और प्रमोशन भी ऐसे ही होता था। तो मेरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग चाहते थे कि तुम इंडिपेंडेंटली अपने आप को, मतलब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म करना है कि आपने कुछ अच्छा किया है, एंड ये अभी भी चल रहा है। और यूरी बेजमेनॉव ने जब अपने इंटरव्यू में कहा था कि कैसे आपको कम्युनिस्ट टेक ओवर करना है, तो सबसे पहले आपको जो एकेडमिशियंस है या फिर जो मीडिया पर्सन्स है या फिर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स है, इनके साथ में आपको जुड़ना है, इनके साथ में आपको रहना है। आपको ये कीवर्ड उन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में आपको नहीं रहना है, क्योंकि उनका मतलब आपको ये नहीं दिखता कि जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी कहते हैं कि हमें देश की चिंता है, तो हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है,
यहाँ पे आके वो लोगों से जुड़ के काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे। जैसे आपने कहा, जैसे बहुत ही बड़ा काम किया, जैसे ये साहब जो श्याम मीरा सिंह है, इन्होंने, इनके ट्वीट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। इनके ट्वीट में ये कह रहे कि ऐसा ऐसा हुआ, हमें कुछ ईमेल्स मिले और पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर। मतलब पहले एस्टेब्लिश कर रहे, फिर बोल रहे इन्वेस्टिगेट करो। और जब खुद ने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, पूरे मेल जो है वो खुद ने पूरे इन्वेस्टिगेट करके ये कर दिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेल है वो फैब्रिकेटेड नहीं है। वो दिखाने के लिए उसने बोला कि मैंने पूरी तरीके से उसकी पुष्टि कर दी है कि मेल जो है वो ऑथेंटिक है। और वैसी फैब्रिकेटेड मेल जो है वो कोई भी बना सकता है। मतलब जो उसने प्रोसेस फॉलो की, वो फुल प्रोसेस फॉलो करके फैब्रिकेटेड मेल जो है वो आसानी से बनाए जा सकते हैं। और वो फिर बोल रहा है कि भाई पुलिस ने फिर से इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। वही ना। और ये थ्रेड्स बनाना काफ़ी आसान है। और एक यूट्यूब पे एक व्यक्ति ने बताया भी कैसे आप इजीली इसको बना सकते हो। बात तो ये हो गई। उसके बाद में भी टाइमिंग जो आपने बोला था, महाशिवरात्रि के टाइम पे ही हमेशा ये अटैक्स होते हैं। और जो आपने इसके पहले बताया कि पिता ने अपने बेटियों के बारे में कहा था, तो उनका भी जब देखा गया था, पुलिस ने फिर वहाँ पे पूरा छानबीन किया तो उन्हें वहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं। बस उनको एक ख़राब एक्सरे मशीन दिखी थी जो आउटडेटेड थी। मतलब बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर किसी हॉस्पिटल में जाके ये लोग चेक नहीं करेंगे कि एक्सरे ख़राब है क्या। और एक्सरे, इनका कहना था कि एक्सरे की मशीन इन्होंने अभी रिप्लेस कर देनी चाहिए। क्यों? फिर कैसे रिप्लेस करनी चाहिए? बिजनेस करने जाए तो फिर किसी जो उठ के खड़ा हो जाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी सिखा के बिजनेस कैसे करते हो। कोई डोनेशन दे तो वो भी करते कि आपके डोनेशन की कैपिटल अकाउंट्स बराबर है या फिर जो अकाउंट्स आपने मेंटेन करे या नहीं। मतलब कुछ, और अगर एक्सरे मशीन ख़राब है तो वहाँ भी प्रॉब्लम। मतलब आप एक समझ रहे हो कि किसी भी हद में इन्हें अटैक करना है। तो ये डिमोरलाइजेशन, क्योंकि सदगुरु के आने के बाद क्या हुआ, सदगुरु जी हो गए, श्री श्री रविशंकर जी हो गए, या फिर स्वामी रामदेव हो गए, और कुछ हद तक हम ओशो को भी कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद तो थोड़े पहले हो गए थे। लेकिन इन लोगों को देखने के बाद हम जो यूथ है, बताइए आपको और हमें प्राणायाम का इन्हीं से तो पता चला, स्वामी रामदेव के बाद में। पूरा देश जो है, इनफैक्ट पूरा देश जो है वो सही तरीके से, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो प्राणायाम के पीछे लगे हैं। मतलब बहुत बड़ा योगदान जो भारत का एक हेरिटेज बन चुका है जो योगा है, उसमें रामदेव बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। और जब हम उनसे सीख रहे थे, और तब हमें पता चला कि जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि आपका रिलीजन सिर्फ एक सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है, बस आप अंधभक्ति करते हो, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। जब ऐसे गुरु उठ के आते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये साइंटिफिक बेसिस है इन चीज़ों का। जब सदगुरु हमें बताते हैं कि क्यों आप स्ट्रेट बैठते हो, क्यों महाशिवरात्रि में आपको जागना चाहिए, जो एक स्पिरिचुअल साइंस जिसे हम कह सकते हैं, वो साइंटिफिक तरीके से स्पिरिचुअलिटी सदगुरु सिखा रहे हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमें ऐसे पढ़ाया गया रैशनैलिटी और साइंस के हिसाब से, हमारा ब्रेन वैसे अलाइंड हो गया। जो पुरानी तरीके से स्पिरिचुअलिटी सीखी जाती थी वो नहीं सीखी जा सकते। ध्रुव राठी ने खुद बोला था कि हनुमान जी इतना बड़ा पर्वत लेके जा ही नहीं सकते, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। भाई वो हनुमान जी की बात कर रहे, तेरी बात थोड़ी कर रहे, फिजिकली तेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। मतलब हनुमान जी के लिए पहले ही बताया जाता है अतुलित बल धामा। उनको कितना ग्लोरी, अतुलित बल धामा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कांदे मुंज, और बचपन में बाल समय रवि भक्ष्य लियो, तब ये सब बताया जाता है हनुमान जी के लिए। मतलब वो ध्रुव के लिए बता सकते हैं क्या, या किसी भी सोरोस के लिए बता सकते हैं क्या, क्योंकि सोरोस ने पूरा सूरज निकल लिया था। यही बेसिक डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये फिजिकली हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। ही वॉज कपीश्वर, उन्हें ह्यूमन अगर बोलते कि मानव थोड़ी बोला है, कपीश्वर का है उनको, और उनको शंकर जी का अवतार बताया गया। तो ये नैरेटिव है कि ये हमें ऐसा बताया जाता है। और जब सदगुरु को समझा कि हाँ, आज के जो बच्चे एक दूसरे तरीके से सीखे हुए, तो हमें जो एक्सेसिबल लगे इस तरीके से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी समझाई, और हमारा स्टैंड एक अच्छे तरीके से रखना हमें सिखाया। कई सारे लोगों को ये जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं इनसे बेनिफिट्स हुए। जो लोग वहाँ पे गए, कुछ लोगों को तो असाध्य बीमारियों में भी
परिणाम इसके मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लेम नहीं किया। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको कुछ असाध्य बीमारियां थी और उसमें उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन फिर भी ईशा फाउंडेशन के द्वारा क्लेम नहीं किया गया कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि फिर लोग ये टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। बेसिक लाइन इज कि जो भी चीज़ आप हिंदू हो या फिर भारतीय के नाते आपको प्राउड फील कराती होगी, जो भी चीज़ आपको एक विश्वास देती होगी कि भाई हम भी कुछ है और हम भी कुछ कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ आपको ये बता सकती है कि आप दूसरों के लिए, दूसरे विश्व में बाकियों से भी ज़्यादा आप किसी से कम नहीं है, तो वो चीज़ पे ये अटैक करते हैं। इसको कहा जाता है डिमोरलाइजेशन। यही एक एजेंडा है। और आप देखते होंगे कि जो सही में प्रॉब्लमेटिक गुरुज है, जैसे अभिनव अरोरा हो गए, जया किशोरी जी का जो बैग वाला जो हुआ था, इन पे ये लेफ्टिस्ट लोग अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये रहने चाहिए यहाँ पे, ये रहेंगे तो हिंदुइज्म जो है, क्योंकि ये ऐसी मतलब ये जो रहते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स लेके वो पूरे जो इकोसिस्टम है, पूरा जो एक समाज है, उसको दूषित बता देते हैं। राइट। और सिलेक्टिव एग्जांपल्स हाँ, लेकर। आपने आसाराम बापू के बारे में तो बच्चे को पता है कि क्या क्या उन्होंने किया था। अभी आसाराम बापू के हम जब छोटे थे तो आपने देखा होगा कि कितने कम पैसे में उनके रजिस्टर्स वगैरह मिलते थे। मतलब बहुत सारे गरीब बच्चे उनके कारण रजिस्टर लेके पढ़ते थे और थैंकफुल भी रहते थे कि यार इनके कारण हम लिख सक रहे, पढ़ सक रहे। तो अगर यही कोई कश्मीरी सेपरेटिस्ट की अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती ना, तो लेफ्टिस्ट लोग पहले ये बताते कि हाँ उन्होंने ये सब अच्छा किया, वो ये सब कर रहे हैं। हाँ, वो डॉक्टर का बेटा था, वो प्रोफेसर का बेटा था, फिर टेररिस्ट बना। वो पहले टेररिस्ट नहीं बताएंगे, पहले किसका बेटा था वो बताएंगे। हाँ, पहले कुछ इमोशनल सिंपैथेटिक कोई चीज़ लेकर आ जाएंगे कि ये गरीबी थी, ये प्रॉब्लम था, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। हाँ, और अभी अजमेर में जो हुआ था, अजमेर के जो बच्चों के साथ में स्कैंडल हुआ है, बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, विमेन के साथ में मर्डर्स हुए, कितने सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस उसमें देखे गए। ये 1990s में हुआ था ये सब, लेकिन अभी तक लोगों को उसमें केस, मतलब अजमेर में जो राजस्थान। हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे 1990s में अजमेर शरीफ के साथ में कुछ ऐसे एलिजेडली कुछ ऐसे बातें मिली थी कि जहाँ पे बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, विमेन के साथ में दुर्व्यवहार हुआ था, और फिर उनके एविडेंस मिटाने के लिए बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे औरतों को मारा गया था। 1990s में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। इसको हम कभी किसी सेपरेटली बात करेंगे इस चीज़ पे। लेकिन इतनी हीनियस क्राइम क्या हमने कभी सीखी थी? हमने कभी सीखी नहीं, ना हमने कभी पढ़ी, ना कभी न्यूज़ में देखी। आसाराम बापू के बारे में सबको पता है क्योंकि दिन रात न्यूज़ पे वही चलता था, लेकिन अजमेर शरीफ के बारे में किसी को पता नहीं। और तब नहीं, अभी भी अजमेर शरीफ में कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आई है इसी तरीके की, सेक्सुअल मिसकंडक्ट की वगैरह, लेकिन इसके बारे में किसी ने ट्वीट नहीं किया। मैं बस कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि वीडियोज़ उनको 3-4 हज़ार, 1,500 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो अभी फिर से वो चीज़ आ रही है, न्यूज़ में आ रही है। ऑफ कोर्स, वो अभी 5-6 दिन से, मतलब आप सोचिए कि मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि जो भी फर्स्ट हैंड न्यूज़ आती है ट्विटर पे ही देखने को मिलती है। सोचिए मुझे अभी तक ये जो आप बता रहे हो वो न्यूज़ देखने को नहीं मिली। हाँ, ये न्यूज़ आपको नहीं पता, तो मतलब ये लोग तो फिर उसको मतलब छुपाना ही चाहते हैं ना। जैसे कश्मीरी पंडित के साथ में जो हुआ था, उसको ये छुपाना चाहते थे। तो ये पूरा पॉइंट है। जो भी ये सिर्फ हिंदू बाबाओं के अगेंस्ट नहीं है, ये हिंदुइज्म एज अ होल के अगेंस्ट है। आरएसएस के चीफ ने एक बार कहा था कि ये सिर्फ हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के खिलाफ ही है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ें ही कर रहे हैं। ये अमेरिका में क्रिश्चियंस के खिलाफ खड़े हैं, ये इज़राइल में जूस के अगेंस्ट खड़े हैं, ये जैसे सऊदी अरेबिया में वगैरह तो रह ही नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ हाँ एग्जैक्टली, जो वो हमने डिस्कस भी की थी ये चीज़ कि जहाँ पर एक्चुअल में कट्टरता है, जहाँ पर एक्चुअल में एक्सट्रीमिज़म है, वहाँ पर इनका अस्तित्व ही नहीं है। और ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे हमारे देश में इंडिपेंडेंस के पहले की तो ठीक है, वो ब्रिटिशर्स वगैरह का वो सब रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब कम्युनिज़म जो है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा भारत देश बढ़ा, उसमें ये देखने को भी मिलता है कि यार सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जो आपने अभी कहा कि हिंदुइज़म जो है इसके लिए घृणा पैदा करना या इसके लिए इतना लिबरल बना देना कि आप
नहीं, आप दूसरों का पहले देखो, आप खुद का देख नहीं सकते हो, आपको अधिकार ही नहीं है। जैसे हमको देखने को मिलता है कि भाई जो हिंदू एंडोमेंट टेम्पल एक्ट लाया गया था, जहाँ पर टेम्पल जो है वो सरकार के अंडर में ला दिए गए, मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, क्योंकि टेम्पल्स अभी हम देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया हुआ है ना, वो काफ़ी आलोचना करते हैं, सीधा ढोंगी जो है वो बोल दिया जाता है ध्रुव राठी के द्वारा, लेकिन एक कैंसर हॉस्पिटल जो है वो उनके उसमें भी आलोचना क्या करते हैं, एक तो ये बोलते हैं कि राम मंदिर क्यों बना, राम मंदिर की जगह पे कैंसर या फिर हॉस्पिटल जो है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए थे, और अगर कोई जो गुरु है वो स्पिरिचुअल गुरु है, वो अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल इस तरह हॉस्पिटल बना रहा है तो बोलते हैं, खुद तो प्रीच करते हैं कि भाई हम ऐसे ही ठीक कर देंगे तो कैंसर हॉस्पिटल की ज़रूरत क्या है। तो ये अपने आप को, जैसे आपने कहा भाई, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट ये लोग करते रहते हैं, क्योंकि अपनी खुद की एक समझ जो है उनकी नहीं है, उनको लगता है ये कैसे हो गया, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, तो उनको अभी ये सिनारियो ऐसा चल रहा है, वर्ल्ड सिनारियो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं पागलों जैसे। अब इसमें ये भी है कि भाई जैसे टेम्पल्स जो है वो पूरी तरीके से उनके गवर्नमेंट के अंडर में ला दिए गए, जहाँ पर उनकी जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, जिससे एजुकेशन जो हेल्थ है उसमें जो बेनिफिट हो सकता था वो ख़त्म कर दिया। देन उसके बाद जो वक्फ बोर्ड है वो लाया गया कि जहाँ पर भाई ज़मीनें जो है आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप आपका टेम्पल जो है उसको भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो आप, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है उसके तहत सारी ज़मीन जो है आपकी वो छीनी जा सकती है, भले ही आपका 1500 साल पुराना टेम्पल है वो भी वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम किया जा सकता है। देन उसके बाद जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो लाया जाता है कि भाई अब जो बन गया है वो तो बन गया है, अब आप आपकी ज़मीन भी क्लेम नहीं कर सकते हो, मतलब दूसरा तुम्हारी ज़मीन क्लेम कर सकते हैं लेकिन आप खुद की भी ज़मीन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो ब्रेकडाउन किया गया है एक हिंदुइज़्म को, और फिर उसके बाद जो इमोशनल, जो अभी आपने कहा कि भाई इमोशनल जो साइकोलॉजिकल वार है वो तो चल ही रहा था कि आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो, उसमें जो टुकड़े गिराना है, हिंदुइज़्म में भी जो टुकड़े गिराना है वो भी चल ही रहा था, जो आज भी कोशिश की जाती है भाई जाति जो है जाति में तोड़ते रहना, ये भी चीज़ जो है वो हमको देखने को मिलती है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है इसमें क्या मूवीज़ का भी अच्छा खासा रोल रहा है, ये सारे जो जर्नी रही है ये सब कुछ तोड़ने में और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन करने में? राइट, जब हम ये केजीबी का देख रहे थे, हमने भी ये केजीबी एजेंट की बात की थी, इन्होंने कहा है कि आपको जो रिच फिल्म मेकर्स है उनके साथ में एसोसिएट करना है अपने आप को, ये जो कम्युनिस्ट है इनके लिए। और फिर जो एजेंट्स रिक्रूट कर रही थी, आई वांट टू रिपीट दिस, उनके हिसाब से एजेंट्स रिक्रूट हो रहे थे इंडिया में भी ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। और ये एजेंट्स कैसे चाहिए थे? जिनमें ईगो हो, जो नार्सिसिस्ट हो, जो अपने आप को ही सबसे महान समझते हो, सबसे ग्रेट समझते हो और तुमको कुछ समझते, ऐसे लोग को रिक्रूट करना था। और ये रिक्रूटमेंट इसी तरीके से चलती थी क्या कि आप 3 लोगों को जोड़ो फिर वो 3 लोगों को जोड़ेंगे ऐसे? पता नहीं, हो सकता है ध्रुव राठी से पूछना पड़ेगा रिक्रूटमेंट कैसे होती है। तो ये जो यहाँ पे मतलब जो सॉफ्ट तरीके से कैसे आपको वॉर करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिकन जो था, अमेरिकन इन्फ्लुएंस कैसे बन रहा था, वो वॉर कर रहे थे सीधा, मतलब आर्मी जाती थी, वियतनाम गई, अफगानिस्तान गई, उसके बाद में इराक ईरान में गई। लेकिन इनका जो था, ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, इनका ऐसा नहीं था। पहले आप न्यूज़पेपर से, मीडिया से, मूवीज़ से, जैसे आप ही मुझे वो डायलॉग बता रहे थे कि सारे हिल स्टेशंस या तो ब्रिटिश, कैसा था वो? अच्छा एक बात आपको मालूम, प्रशांत तुझे नहीं मालूम तो सुन ले, इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। मतलब वो बेमिसाल मूवी जो है 1982 के आसपास वो आई थी, अमिताभ बच्चन जो है उनके द्वारा डायलॉग बोला गया था। तो आप सोचो कि ये जो हमारे यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है वो क्या हिल पे नहीं है? वो ये जो सदगुरु वेलियंगिरी माउंटेन्स की बात कर रहे हैं वो क्या हिल पे नहीं है? उसको तो हिस्टोरिकल रिलीजियस उसका इंपॉर्टेंस है। चौड़ागढ़ हमारा पचमढ़ी में कहा जाता है कि पचमढ़ी को ब्रिटिशों ने खोजा, ब्रिटिशों ने आज हिल स्टेशन उसको, तो चौड़ागढ़ पे जो महादेव की मूर्ति थी वहाँ लोग काय के लिए जाते थे फिर? हमारा ऐसा था, हमारा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी के साथ में था, हमारा इंक्लिनेशन खुद के लिए वहाँ पे कंफर्टेबल रेस्ट हाउस बनाना नहीं था, नेचर के साथ, नेचर के जैसा रहने का था। और आप अपने आप को स्पिरिचुअली खोजो, क्योंकि आपके घर तो अपने गांव में है, यहाँ पे आप अपने आप को खोजो, ये था। तो ऐसे छोटे छोटे देखेंगे हम कि हर हिल, जैसे दत्त शिखर हो गया, तो ये क्या ब्रिटिशों ने खोजा था 5000 साल पहले? दत्त भगवान के साथ में ब्रिटिश थे, मुगल थे, कौन थे?
तो ऐसे ये ऐसा प्रोपोगंडा फैलाया गया और लोग भी सोचते थे वाह क्या बात बोली, क्या बात थी मुगल्स की, क्या बात थी ब्रिटिश की। और जब ये लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं ना कि हिंदू जो काउ पीस ड्रिंकर्स है, हिंदू तो बस पूजा पाठ करते रहते हैं और हिंदुओं में बस शोषण होता रहता है, तो इनको ऐसा लगता है कि ऐसा बोलते बोल के इनकी वाइट स्किन और ब्लू आइज हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ये रहते तो इंडियन ही है, कितना भी ये अपने दूसरों के जैसा बनना चाहे लेकिन रहेंगे तो इंडियंस ही। तो मूवीज़ का भी डेफिनेटली इसमें एक रहा है। जैसे कंगना रनौत ने भी कहा था कि मूवीज़ के हिसाब से उन्होंने कहा होगा, शायद आपने भी कहा था कि 2014 के बाद ही बॉलीवुड में थोड़ा बहुत जो है दूसरे दी अदर साइड ऑफ हिस्ट्री देखने को मिला है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास में महाराणा प्रताप जैसे, पृथ्वीराज चौहान जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, छत्रपति संभाजी महाराज जैसी स्टोरीज होके, रानी लक्ष्मीबाई जैसी स्टोरी होके हमारे यहाँ पे मूवीज़ नहीं बनती थी उनके ऊपर। मतलब बाकी तो मूवीज़ आपने ये जो मुग़ल आज़म, अकबर, इस पे मुग़लों पे तो कितनी सारी मूवीज़ बना के रख दी, और ये वही आपको बार बार रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आप सब्जुगेटेड थे। ये जो इंग्लिश वे ऑफ लाइफ है या फिर ये जो मुग़ल वे ऑफ लाइफ है, ये आपसे अच्छी थी। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके टेम्पल्स कितने तोड़े गए, लेकिन ये आपको सबसे पहले बता देंगे कि ताजमहल बना था। तो हाँ, और मूवीज में भी बार बार रेफरेंस देते थे कि ताजमहल प्यार का प्रतीक है, लेकिन उसमें कभी फैक्ट नहीं बताएंगे कि उसमें कितने लोग मरे थे, और जो मुमताज़ के लिए बना था उसने कितने क्रिश्चियंस को मराया था, क्योंकि वो उसके रिलीजियस बिलीफ्स के साथ में सेम नहीं बैठ रहे थे। तो इनको जैसे सूट करता है वैसे मूवीज़ से भी होता है। और हमें ऐसे तो कई सारे रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है कि कैसे मूवीज़ से प्रोपोगेंडा हुआ है। जैसे गुंडा होता था, तिलक लगा के होता था। अमिताभ बच्चन जी मंदिर में तो नहीं आते, लेकिन 786 का बिल्ला उन्हें बचा लेता है। तो हाँ, 700। और मतलब मदर इंडिया जो मूवी थी उसमें जो भगवा पहना हुआ एक इंसान रहता था, उसको हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर जो है उसे बताया जाता था। देन उसके बाद जो पीके मूवी वो हमको देखने को मिलती है। और ख़ास बात जो है ना, मुझे एक ये भी कमाल लगती है इन लोगों की कि जैसे फ़िल्टर आउट करना काफ़ी आसान होता है ना आजकल ट्विटर पे। जैसे अगर आप चले जाओ किसी की प्रोफाइल पे चले जाओगे और उसमें उस बारे में उसने क्या लिखा है, तो आप अगर वर्ड डाल दोगे तो पूरा आ जाएगा उसके बारे में। तो वैसे ही मैं सर्च कर रहा था ध्रुव राठी की प्रोफाइल में जाके, जो मूवीज़ है वो मैंने डालने के बाद मैंने सर्च किया, तो उसमें जो एक एनमिटी है, एक जो मतलब लिटरली जो एनमिटी होती है, जैसे ये बोलते हैं ना कि भाई नफ़रत नहीं फैलाना चाहिए, प्यार, तो फिर आप अगर ऐसा है तो सबके लिए आप अच्छे से प्यार फैलाओ ना। वो भली झांसी की रानी रहो, तो वो तो थी महानी। अगर उन पर मूवी बन रही है, झांसी की रानी पर कोई भी बना रहा हो, अगर उन पर मूवी बन रही है तो आपने उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर छत्रपति संभाजी महाराज है, थे तो ग्रेट, अगर उन पर मूवी बन रही है तो उसका आपने तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन लिटरली ये सिलेक्टिवली देखा गया है कि जो पीके मूवी है, मतलब जो हिंदू जो कल्चर है उसको जो थोड़ा बहुत उसमें खामियां दिखा रही है, उसको डिग्रेड कर रही है, उसको ये बहुत ज़्यादा प्रचलित करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि ये मूवी तो देखनी चाहिए। इनफैक्ट पद्मावत मूवी जो है, पद्मावत मूवी का मुझे याद है कि ध्रुव राठी जो उसने बोला था कि रिलीज़ होने दो, ये 2 बार मैं देखने जाऊँगा, लेट्स मेक इट ब्लॉकबस्टर, कि इसको ब्लॉकबस्टर बनाएंगे करके। लेकिन वही जब हम छत्रपति संभाजी महाराज की मूवी की बात करते हैं, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। अगर हम कंगना रनावत ने, फिर मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, कंगना रनावत ने अगर मदर टेरेसा भी मूवी बना ली ना, फिर भी ये लोग चिढ़ने लग जाएंगे। हालांकि मदर टेरेसा का जो इतिहास है वो हमको अच्छे तरीके से पता है, जो उनको जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है, वो अभी सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया की थोड़ा बहुत खुलकर आ रहा है कि मदर टेरेसा ने एक्चुअल में क्या किया था, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने ऑलरेडी डिस्कशन भी किया हुआ था। एक फ़ायदा ये हुआ है कि इनका है तो राइट विंग्स जो है ये भी खड़े हुए हैं, मतलब जो रैशनल चीज़ें बोलते हैं, जो एक्चुअल में जो फैक्ट्स है उन पर बात करते हैं। लेकिन पहले तो सिर्फ लेफ्ट इकोसिस्टम ही थी ना, जो इतने सालों से बनी है, इतने सालों से जो उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, जहाँ पर एक सर्कुलेशन सही तरीके से होता था, न्यूज़ आर्टिकल है, देन उसको प्रोपोगेट करना, उसको मीडिया अटेंशन मिलना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो सर्कुलेशन है वो भी देखने को मिला है इन मूवीज़ के थ्रू भी। मतलब जैसे अभी अभिसार शर्मा देखते हैं तो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज पे जो मूवी बनी है, केरला स्टोरी जो है, कश्मीर फाइल जो है, इनको सीधा प्रोपेगेंडा मूवी बना दिया।
सीधा मतलब सीधा वीडियो है उनका। अब छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्या बोला उन्होंने पता है? कि बोलते वो तो कई लोगों का, अब सावरकर जो है उनका ये कहना है कि वो विमेनाइजर थे, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये प्रोपोगेंडा, अब एक्चुअल में उनको दर्द किस बात का हो रहा है पता है? कि औरंगजेब जो है उसको क्रूर बताया गया। एक्चुअल में उनको दर्द इस बात का हो रहा है, लेकिन कैसे उसको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। मन में तो है भाई, कुछ तो हो, कुछ तो निकले। तो कैसे? तो भाई ये देखो विमेनाइजर था, कैसे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है भाई थप्पड़ ना पड़े। मैं एकदम सीधे तरीके से ऐसे बोलूँ, आके सीधा थप्पड़ ना पड़े, तो इस तरीके से बोल दूंगा मैं कि किसी ना किसी तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज को डिग्रेड कर दो, उनकी इमेज जो है डिग्रेड करो, उनकी भी क्रेडिबिलिटी जो है ख़त्म करने की कोशिश कर दो। तो प्रोपेगेंडा जो है ये बना देना, तो ये इनका बहुत ज़्यादा चलता है कि अच्छी मूवीज़ जो एक्चुअल में फैक्ट्स बता रही है उसको प्रोपेगेंडा बता देना। और जो ऐसी मूवीज़ जो अब ये इससे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या है, जो अभी हमने अमिताभ बच्चन के इससे सुना कि भाई ये मुगलों ने डिस्कवर किया था कश्मीर, तो ये मूवीज़ जो है ये बहुत अच्छी होती है, इसको प्रमोट किया जाता है। राइट। और एक और चीज़ होती है, जो कम्युनिस्ट जो सर्कल होता है ना, अगर आप डिफरिंग आइडियोलॉजी के साथ में आ रहे हो, जैसे यूट्यूब किसी के घर का नहीं है, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाल सकता है। तो अगर हमने भी देखा है कि आप जब नए आपने ये स्टार्ट किया था, फैक्चुअल बेसिस पे आपने स्टार्ट किया था, तो आपको कितनी धमकियाँ आती थी, कितनी ईमेल, थ्रेटनिंग ईमेल्स आते थे, कितने टेक्स्ट आते थे, निगेटिव कमेंट्स आते थे। तो मतलब ये क्योंकि इनके आइडियोलॉजी से मेल नहीं खा रहे, तो यही जो है ना हर फील्ड में होता था। जैसे के मोहम्मद ने भी, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट है, लेजेंडरी आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी कहा था कैसे उनको अपोज किया गया, इरफान हबीब और इन सारे जो हिस्टोरियंस हैं, इन लोगों के द्वारा उनको कैसे अपोज किया गया था, जस्ट बिकॉज उनकी माइंडसेट रैशनल थी कि जैसी फैक्ट्स है वैसे दिखाओ, आप ऐसा कुछ उसको डिस्टॉर्ट करके मत बताओ। तो जब उनको पता चला था कि ये जो फैक्ट, मतलब जो इबादत खाना था अकबर का, इबादत खाना जब के मोहम्मद ने ढूंढा था, तो कम्युनिस्ट जो वहाँ पे उनकी लॉबी थी, उन्होंने क्या कहा था पता है? ये तो इबादत खाना है ही नहीं, पहली बात। और फिर जब वो प्रूव हुआ काफ़ी सारे रिसर्च के बाद में कि हाँ ये इबादत खाना, फिर बोलिए तूने नहीं ढूंढा। तो ऐसा ही बॉलीवुड के बारे में भी बताया जाता है कि जैसे अक्षय खन्ना थे, एक फैबुलस एक्टर है, अभी उनकी जो है ख्याति बाहर आ रही है। गोविंदा भी एक अच्छे एक्टर थे। तो खैर गोविंदा की खुद डिसिप्लिनरी जो इश्यूज है वो बताए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनको, सनी देओल भी एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, इनको साइडलाइन किया गया। जो मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन हाउसेस थे, जो भी, अगर गोविंदा को क्रिटिसाइज तो किया ही जाता था कि ये अपने माता के चरणों का अमृत जो है पीते, उनके चरण धो के पानी पीते, और फिर बहुत अपनी, इनको कहा जाता है सुपरस्टिशियस है, क्योंकि गोविंदा जी आके आरती वगैरह ये सब करते थे, तो उनको कहा जाता था सुपरस्टिशियस है। और सुपरस्टिशियस का मतलब तो हमें पता ही है अभी कि हर चीज़, किसी भी चीज़ को सुपरस्टिशन है बोल सकते हैं। तो ये चीज़ को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो मतलब उस हिसाब से एक राइट विंग आइडियोलॉजी, गुलशन कुमार के साथ में क्या हुआ था, जो इतने सारे भजन, उनको तो गोलियों से मार दिया गया था। तो ये जो था ये बॉलीवुड में भी था, आपको आने नहीं दिया जाता था। खुद अगर आपकी कुछ डिफरेंट सोच हो तो उसको इनकरेज नहीं किया जाता था। ये बड़े बड़े नाम हमने गिनाए, इनको अगर इनकरेजमेंट नहीं हो रही थी तो बाकियों का क्या ही बोल सकते हैं। और फिर एक जो हम डिवाइड एंड रूल की इससे पहले बात की थी, तो नॉर्थ और साउथ डिवाइड हमेशा बताया जाता था। आप हर्षवर्धन के टाइम पे चले जाओ, फिर उस हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यून सैंग जो आए थे, चाइनीज़ विजिटर आए थे, और उसी समय पुलकेशी के पास भी गए थे साउथ में। और हर्षवर्धन को लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ कहा जाता था, पुलकेशी को लॉर्ड ऑफ द साउथ कहा जाता। ह्यून सैंग ने भी वो बात एक्सेप्ट की थी। गोदावरी रिवर दोनों के बीच में बॉर्डर बनी थी, दोनों ने इंटेंस बैटल्स, वॉर्स लड़े थे, और फिर बैटल होने के बाद में ठीक है ये बॉर्डर आपकी, बॉर्डर मेरी, ऐसा वो शांति से चले गए थे। तो ह्यून सैंग वहाँ भी गए, हर्षवर्धन के यहाँ भी रहे, फिर पुलकेशी के यहाँ भी रहे। फिर ऐसे कितने सारे रिलीजियस स्कॉलर्स थे कि जो कभी नॉर्थ में किसी राजा के पास जा रहे, फिर कभी साउथ में जा रहे। आज तो भी इनर लाइन परमिट्स आ गई, तब तो एवं किंगडम्स में भी लोग चले जाते थे। मतलब फ्री, जो नॉर्मल लोग थे, जो जनरल लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, जो मैथमेटिशियंस थे, या फिर कोई म्यूजिशियंस थे, जैसे तानसेन भी पहले तो एमपी में थे, फिर अकबर के यहाँ गए थे। तो वैसे एक्सेस फिजिकल बाउंड्रीज नॉर्मल लोगों के लिए नहीं थी। और ये जो डिवाइड बाद में बनाया गया, ये जानबूझ के बनाया गया कि आप ऐसा है कि नहीं तो चारों धाम हमारे चार कोनों पे क्यों है फिर? तो फिर सिर्फ अगर
हाँ, एग्जैक्टली। अगर आर्यन की ही थेरी है तो फिर वो चारधाम नॉर्थ में ही रहने चाहिए थे, अगर द्रविडियन अलग और आर्यन अलग थे तो, है ना। और इनके हिसाब से ऐसे कि डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले फिर द्रविडियंस है, तो फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला एक भी आदमी नॉर्थ में नहीं रहना चाहिए, या फिर फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला एक भी आदमी साउथ में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि एक फैमिली में 3 लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन का होते हैं और एक बच्चा अचानक से डार्क कॉम्प्लेक्शन का आ जाता है, तो मतलब रेसिज्म तो आप फैला रहे हो, द्रविडियन ये सब कह के। और यही चीज़ हम देख नहीं पा रहे कि अगर हमारे यहाँ पे ये अगर होता था तो हम रामेश्वरम को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना। थोड़ी ऐसा बोल रहे कि साउथ में, तो एक्चुअली हम तो श्री राम की पूरी हिस्ट्री साउथ में बताई है, और श्री राम ने पूरा यूनिफाई करते हुए गए थे, किष्किंधा नरेश वगैरह सबको यूनिफाई किया था। और फिर वो जो जिसको एडम्स ब्रिज बोला जाता है, जो राम सेतु है, वो भी तो साउथ में है। तो जैसे ध्रुव राठी ने भी ये राम सेतु के बारे में बोला है, उसने बोला है कि आप सिर्फ अगर राम सेतु है इसका मतलब ये थोड़ी है कि श्री राम हुए हैं। तो भाई अगर तो राम सेतु होने से अगर श्री राम का प्रमाण नहीं हो रहा, तो राम सेतु नहीं होने से भी तो श्री राम नहीं, इसका भी प्रमाणित नहीं होता ना। एक्चुअली आप बोलते हो कि वो नहीं थे, हम लोग बोलते वो थे, तो होने के कितने ज़्यादा प्रमाण है। राम सेतु है, अगर हम ज्योग्राफी पूरी देखें, अगर हम उस समय की कॉस्मोलॉजिकल अलाइनमेंट देखें तो वो कितने सारी चीज़ें हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, और फिर जो हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी जो किंग्स की दी जाती थी, काइंड ऑफ वेपन्स वहाँ पे यूज होते थे, वो दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें तो सही बैठ रहे, मतलब उनके होने के प्रमाण कितने ज़्यादा है। ना होने के बस क्योंकि उनको दिखे नहीं, क्योंकि इनकी हिस्टोरियन, क्या एक ह्यूमन लाइफ में पूरी देश की आर्कियोलॉजी आप ढूंढ सकते हो? ऊपर से हमारा देश ऐसा है कि हमारी आर्कियोलॉजी ढूंढना काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यही वाराणसी बताया जाता है हमारे सोर्सेस के हिसाब से लाखों सालों से वो सिटी है, सिटी ऑफ वाराणसी। और अभी जब थोड़े बहुत एक्सकैवेशन वहाँ पे हुए थे रिनोवेशन के लिए, तो कितने तो भी छोटे छोटे श्राइन्स उनको नीचे मिले थे, 300-400 साल पुराने श्राइन्स। तो अगर हम ऐसे खोदते गए तो कितना नीचे हो सकता है जो दबा हुआ है? तो पूरा क्या सिटी उठा उठा के खोदने लग जाएंगे कि अरे है क्या रे, है क्या रे? नहीं खोद सकते। ये जो है इतने, जैसे द्वारका भी मिली है, राम सेतु भी मिला है, ज्योग्राफी डिस्कवरी में बताया भी गया कि ये ह्यूमन मेड ब्रिज है। लेकिन ध्रुव राठी साहब उसमें बोलते हैं कि नहीं, स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क है, तो क्या स्पाइडरमैन था क्या? ऐसा बोल रहे हो। तो ऐसी चीज़ है कि इनको बोलना है कि ये सब काल्पनिक था, हमें बताया जाता कि अब काल्पनिक था। और बाकी सारी चीज़ें, जैसे एक स्कॉलर ने ये भी कहा था कि वैसे तो जीसस क्राइस्ट के ऊपर भी ज़्यादा फिर एविडेंस है ही नहीं, अगर आप ढूंढने जाओ तो उनके भी ऐसे बहुत खूब ऐसे एविडेंस दिखते नहीं है कि जिसको आप एकदम, लेकिन उनको मानते हैं ना हम लोग, हुए थे और हुए भी थे वो। लेकिन ये यहाँ पे फिर इनको क्यों इतना एकदम एविडेंस आ जाता है? क्योंकि उतने एविडेंस तो सब्सटेंशिएट करने के लिए हमें इंडिया में मिल ही जाता है। तो ये चीज़ है कि हर तरफ से मीडिया, ये इनको बस व्यूज़ लाना है, ये समझ ही नहीं पा रहे कि भाई अभी नहीं, और ये चीज़ को उन्होंने डिवाइड भी उसी बेसिस पे किया है ना, कि रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी बोलते हैं और बाकी चीज़ों को हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये भी जो है, ये भी वो इस तरीके से प्रोपोगेट किया गया है ना। अगर हम हमारे किताब भी देखें तो जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें कहाँ जिक्र आता है रामायण का, कहाँ जिक्र आता है महाभारत का, हम वो हमारे चैप्टर्स में नहीं पढ़ते। नहीं, वही ना। और सदगुरु के बारे में फॉर एग्जांपल, ये क्योंकि सदगुरु अभी देख रहे कि हमने पूरी बात कर ली कि साउथ में कैसे कम्युनिस्ट द्रविडियन आइडियोलॉजी, नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये सारा एजेंडा इनको चलाना था। और जब देख रहे एक व्यक्ति है इन सबके बीच में खड़ा है, तमिलनाडु में जैसे जो उनके सीएम का नाम स्टालिन है। मैंने जब सबसे पहले पढ़ा था, एम आई रीडिंग दिस राइट, बहुत पहले की बात है, स्टालिन, क्योंकि जोसेफ स्टालिन के बारे में तो हमने पढ़ा था कि काफ़ी उन्होंने क्रूरतापूर्ण कार्य किए हैं। और फिर जब स्टालिन दिखा तो पहले तो मैं सरप्राइज था, लेकिन फिर भी जो है वो उनकी जो भी उनकी आइडियोलॉजी रही होगी। लेकिन उनके बीच में जब महाशिवरात्रि में इतने सारे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जब इतने सारे यूथ सदगुरु को सुनने आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स उनके पास जाते हैं, उनके पास अपने माइंड को शांत कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इन्हें बराबर वो महाशिवरात्रि आई तभी ये लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और सदगुरु का जो इनफैक्ट एक तो केस दाखिल किया था कि मैं महाशिवरात्रि का जो प्रोग्राम है इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि इससे नॉइस पोल्यूशन होगा। मतलब महाकुंभ से होता है वाटर पोल्यूशन,
दिवाली से होता है एयर पोल्यूशन और महाशिवरात्रि से होता है नॉइज़ पोल्यूशन। तो मतलब सारे पोल्यूशन जो है ये जो हिंदू धर्म में जो भी आता है उसके वजह से सारे पोल्यूशन होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं उसको प्रखरता से प्रोपोगेट करो और सेलिब्रेट करो। उसमें मतलब अगर आप एनिमल सेक्रीफाइसेस दे रहे हो, ब्लड की पूरी ड्रेन में ब्लड की धाराएं बह रही, उससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। और अगर आप ट्रीज़ काट रहे हो क्रिसमस के लिए तो उससे भी कोई मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा। तो जैसे सदगुरु के केस में जब उन्होंने एनवायरनमेंट के प्रति भी स्पिरिचुअली जो उन्हें मिला था प्लेटफॉर्म उसका यूज़ किया एनवायरनमेंट के प्रति, और फिर ये कहते कि आप ट्रीज़ को काट रहे हो, वहाँ पे इनक्रोच कर रहे हो। इन्हें ये पता ही नहीं कि 30 साल पहले वो पेड़ भी सदगुरु नहीं लगाए थे, मिलियंस ऑफ ट्रीज उन्होंने प्लांट किए। और मतलब अगर ये 30 साल पहले जब दैट प्लेस व्हेन इट वाज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, जब वो वहाँ पे पूरा डिग्रेडेड लैंडस्केप हमको देखने को मिलता था, उस समय कोई लेफ्टिस्ट नहीं गया वहाँ पे कि यार ये इतना डिग्रेडेड क्यों है, क्यों ना मैं खुद जाके वहाँ पे पेड़ लगाऊँ। इनसे खुद कुछ नहीं होता, ये बस कॉलम्स लिखेंगे, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, और अगर कोई कर रहा है तो उनको उसमें प्रॉब्लम होती है। बस इनको क्रिटिसिज्म, ये समझ ही नहीं पा रहे कि इस देश में आज डेमोक्रेसी है, ये आपका देश है, आप यहाँ पे आके चेंज ला सकते हो, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हो। आप बस को, और पॉलिटिकल पार्टी भी जब बना तो ये ड्रामे करते, बैग लटका के आएंगे पैलेस्टीन को सपोर्ट करने, फिर बैग लटका के आएंगे बांग्लादेश। अरे इससे क्या होने वाला है? आप MP हो फॉर गॉड सेक, आप कुछ वहाँ पे कुछ बोलो, आप कुछ रिसर्च, आप अपनी जो मत है उसको अच्छे से रखो, रिसर्च करके आओ, पूरा रिसर्च के आपके डेटा फैक्ट वहाँ रखो। बैग वैग पहन के आ रहे हो या फैशन शो हो रहा है, कोई आ रहा है मफलर लेके, टोपी पहन के खांसते जा रहे हैं, ये सब करने ये ऐसे सिंपैथी लोग हैं क्या आप? तो ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा से ही नहीं बदलता देश, क्योंकि इनके नाक के नीचे से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सरकार इनसे ले ली है और ये बस वीडियो बनाते रह गए। तो इन्हें भी अभी इन्हें खुद जागना चाहिए। लोग तो बोलते हैं कि हिंदू या फिर जो सच्चे भारतीय वो जागो, लेकिन मैं तो कहता हूँ लेफ्टिस्ट लोग आप जागो, क्योंकि आपके वीडियो बनाने से कुछ हो नहीं रहा, आपके व्यूज़ वोट्स में तब्दील नहीं हो रहे, आप ना डोनाल्ड ट्रंप को रोक पा रहे, ना आपकी मूवीज़ चल रही है, आपकी जो आइडियोलॉजी मूवी पिटी जा रही है। स्वरा भास्कर तो बॉलीवुड से चली गई बिल्कुल, कन्हैया कुमार का करियर ख़त्म हो गया। और सदगुरु पे जब ये आते हैं कि जो उन्हें खड़ा किया था प्रश्न कि आप बिजनेस क्यों करते हो, जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया तो पता चला कि सदगुरु जहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, सदगुरु का जो ईशा फाउंडेशन है उसके अराउंड, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इकोसिस्टम वहाँ पे इकोसिस्टम है, वहाँ पे ट्राइबल वीमेन रहती थी और ये काफ़ी इम्पोरिश थी ये वीमेन, इनके पास में पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे। तो ईशा फाउंडेशन ने इन लोगों के लिए शॉप्स अवेल कराए गए, क्योंकि जो आदियोगी स्टैचू थी, ये चंद्रकुंड है, ये सूर्य कुंड है, इनके दर्शन करने, इनका लाभ लेने के लिए पूरे देश से लोग आने लगे, क्योंकि सदगुरु पॉपुलर भी थे और रैशनल भी थे। मैक्सिमम लोगों को उनकी जो बातें थी वो समझ में आ रही थी और उन्हें वो उनसे सीख भी रहे थे। तो जब ये फुटफॉल वहाँ बढ़ने लगा तो ये ट्राइबल वुमेन के लिए वहाँ पे शॉप्स अरेंज कराई गई। कुछ ट्राइबल वुमेन को गाड़ियाँ ई रिक्शा वगैरह लेके दिया ताकि वो ट्रांसपोर्ट करा सके लोगों का। अब ये ट्राइबल वुमेन से जब अभी बीच में पूछा गया था, इंटरव्यू लिया गया था कि आपके लाइफ में क्या डिफरेंस आया था, तो उन्होंने कहा था पहले हमें पूरे धूप में काम करना पड़ता था खेत में 200 रुपये के लिए सिर्फ, और अभी हम दूसरों को एम्प्लॉय कर रहे हैं 70 रुपये घंटे के हिसाब से। मतलब जो खुद एम्प्लॉयमेंट के लिए इतनी धूप में रहते थे और उसमें भी गारंटी नहीं होती थी कभी जॉब मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, और फिर ये बिजनेस ये खुद सेल्फ हेल्प एटलीस्ट 25 FPOs को ईशा फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है। कितने तो भी फार्मर्स को नेचुरल 25,000 फार्मर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, और सॉइल कंजर्वेशन के लिए जो कावेरी रिवर है उसमें बिलियंस ऑफ ट्रीज लगाने की उनकी प्लेज है। 50 मिलियन प्लस ट्रीज तो लगा भी चुके हैं, इस चीज़ की कोई बात नहीं कर रहे। और एग्रीकल्चर में उन्होंने जो फ्रूट्स है, फ्रूट फॉरेस्ट बनाने का उन्होंने, मतलब फॉरेस्ट भी लगा और उस एग्जैक्टली मतलब एक बात आप ये देखिए कि ये कमाल मुझे लगता है कि एक तरफ आप गंगा नदी जो है उसके पोल्यूशन पर बात कर रहे हो,
है ना, वीडियो बना के खासकर पोल्यूशन की बात कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपके एक प्रोपोगंडा में वो बैठता है, महाकुंभ जो है उसको आपको डिग्रेड करना है, इसके आपके प्रोपोगंडा में बैठता है, इसलिए आप गंगा नदी पोल्यूट हुई है उस पर बना रहे हो। आप यमुना नदी पे आपने पिछले 10 साल से वीडियो नहीं बनाया, जबकि बहुत बुरी तरीके से वो pollute हुई है। लेकिन एक्चुअली आपके जो propaganda जो है उसमें- फिकल कोलिफॉर्म इन्होंने क्राइटेरिया लिया है गंगा मैया का पोल्यूट होने का बताने के लिए, अगर यमुना रिवर की बात करें तो वो मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा इससे फिकल कोलिफॉर्म है। तो ये आपके प्रोपोगंडा में नहीं बैठ रहा था, इसलिए आपने यमुना पे नहीं बनाया। लेकिन अगर आपको सही में एनवायरनमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए अगर इतना ही आप कंसर्न्ड हो, तो यहाँ पर ये जो कावेरी के लिए इन्होंने जो पूरी यात्रा निकाली थी कि भाई कावेरी को बचाना है, ये एक कुछ भी आप बोलिए, ये एक जो प्रोजेक्ट है ये तो बहुत अच्छा है, इकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रिवर अगर बच रही है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर भी आप अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आपके मन में सिर्फ नफरत है, आप एक प्रोपोगंडा लेकर चल रहे हो, आप एक एजेंडा लेकर चल रहे हो। आपके एजेंडा में जो बैठ रहा है वो आपके लिए सही है, आपके एजेंडा में जो नहीं बैठ रहा है वो आपके लिए गलत है, और इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। बाकी आप खुद को एजुकेटेड बोल दो, दूसरे को अंधभक्त बोल दो, लेकिन इन दी एंड दिखता वही है कि आप खुद आपके लूप में फंसे हुए हो, और आपकी खुद की जो मेंटेलिटी है वो सिर्फ एक एजेंडा और प्रोपोगंडा के बीच में फंसी हुई है। जैसे हमने इससे पहले एक वीडियो किया था, हमने देखा था कि कैसे इन दोनों की, मुस्लिम्स के और लेफ्टिस्ट के आइडियोलॉजी में सिमिलैरिटीज होती है। दोनों बाइनरी में सोचते हैं, या तो राइट या रॉन्ग, ऑपरेस्ड या फिर ऑपरेसर, बस इसमें इनकी आइडियोलॉजी फंसी हुई है। और किसी भी चीज़ को अगर वो देखना चाहे, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम क्यों है, तो बस यही फ्रेम में वो देखते हैं। आप किसी भी चीज़ को देख लो। एग्जैक्टली और अभी यही देखने को मिल रहा है, जो अभी हमने यूक्रेन और ट्रम्प की भी बात की थी, इसमें भी उनका ये बोलना है कि भाई यूक्रेन जो है वो मतलब उसकी तारीफ की जा रही है कि उसने करेज दिखाया वहाँ पर, मतलब खुद के देश जो है वो पूरा हल रहा है, जेलेंस्की खुद का की देश तारीफ डूब हो जाए। रही है। हाँ, तारीफ हो रही है लेफ्टिस्ट के द्वारा कि उसने ये दिखाया, साहस दिखाया। बाकी ट्रम्प जो है वो तो उसको तो मतलब फेंकू बेवकूफ़, वही जो एजेंडा यहाँ पर चलाया गया है इंडिया में, वही डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पर डिक्टेटर है, फेंकू है, वही सारी चीज़ें, पूरी स्क्रिप्ट जो है वहाँ पर, और ये स्क्रिप्ट नहीं चल रही है अब, पिछले 10 साल से भारत में नहीं चली, कहाँ वहाँ चलने वाली है। और वो तो और भी खतरनाक है ट्रम्प। तो ये चीज़ें तो सोचता ही नहीं। उसको जब पूछा गया है कि नहीं, वही अगर फॉर एग्जाम्पल बोल कि अगर रशिया सीज फायर, बोले फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सर पे बॉम्ब फूट गया तो क्या करोगे, बोले। तो कोई भी अगर देश का नेता है उसको ये समझना चाहिए कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, किसने क्या इनिशिएट करना चाहिए। तो ये लेफ्ट लोगों का यही है कि भाई हमारा जो एजेंडा है वो चलते रहना चाहिए, बाकी फिर सामने कोई भी आता है वो फिर उनको ऑपरेस्ट ऑपरेसर जो है, ये उनका सिर्फ दिखाने का एक पहलू है आज का बचा हुआ। ये ठीक है, पहले जो था कम्युनिस्ट का ये था, लेकिन आजकल के जो कम्युनिस्ट है उनका सिर्फ एक दिखाने के लिए, उनका पॉलिटिकल एलिनिएशन जो है उस पर वो आधारित है। बाकी उसमें जो बैठ रहा है वो सही है। अच्छा, ये मोदी, मतलब मोदी ट्रम्प के साइड है ना, ट्रम्प को गाले दो। अच्छा, मोदी, यूक्रेन वाले ने मोदी को बुरा बोला ना, हाँ हम यूक्रेन के साइड है। अब कल यूक्रेन अगर तारीफ कर दे मोदी की, यूक्रेन वाला बुरा हो जाएगा इनके फिर लिए। वो ऑपरेस्ट हो जाएंगे, इस तरीके से नहीं वो ऑपरेसर हो जाएंगे। वो ऑपरेसर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। खैर, लेकिन और भी ये जो चीज़ें हैं कि लेफ्ट जो है वो इतना तिलमिलाया क्यों है, इस पर भी एक वीडियो जो है हम ज़रूर बनाएंगे कि आज के टाइम पर इतना तिलमिलाया क्यों है, कि वो साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपना रहा है चीज़ों को ये करने के लिए। और फ्यूचर क्या होगा उसका ये भी देखेंगे, और किस तरीके से राइट विंग इकोसिस्टम जो है क्या वो उभर रही है और क्या उसका उभरना ज़रूरी है, ये भी, इस पर भी हम अगले जो वीडियो है उसमें करने की कोशिश करेंगे।